लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा होने के बाद चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सेना को कमजोर करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस जवानों को निहत्थे देखना चाहती है। जिताने के लिए कांग्रेस के और उनके साथी चुनाव लड़ रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक पाई का सही इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस और उसके साथी चुनाव लड़ रहे हैं। आतंकवादियों को, अलगाववादियों को खुली छूट देने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। आतंकवादियों को, अलगाववादियों को उनके किए पापों की सजा देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा दौरे पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने सोनितपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेडी को गरीबी में अपनी राजनीतिक फसल दिखती है। इसी कारण से ओडिशा सहित देश के एक बड़े हिस्से को बदहाली में जीने के लिए मजबूर रखा गया। असल में कांग्रेस और बीजेडी को गरीबी में अपनी राजनीतिक फसल दिखती है। यही कारण है कि ओडिशा सहित देश के एक बड़े हिस्से को इतने दशकों तक बदहाली में जीने के लिए मजबूर रखा गया। कांग्रेस के पास पूरा अवसर था, दशकों का समय था कि वो अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम कर सके। लेकिन उसने क्या किया? कांग्रेस ने समाज में ऊंच नीच का ऐसा जहर बोया, विकास में भी ऐसा भेदभाव किया कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आगे ही नहीं बढ़ पाया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सुंदरगढ़ में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार जरूरी है। राज्य की नवीन पटनायक सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव ओडिशा की बीजेडी सरकार कर रही है, ऐसा ही भेदभाव कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भी दशकों से पूरे पूर्वी भारत के साथ किया है। और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनु देवान। अनु, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से देखें पीएम के आज वहां रैली को, क्या कुछ समीकरण वहां पर बनते हुए दिख रहे हैं? बीजेपी की स्थिति कैसी है वहां पर? बिल्कुल अभिलाषा, आज जैसे पीएम की ये दूसरी बार यहाँ पे रैली थी। इससे पहले वो कालाहांडी में संबोधित कर चुके हैं और यहाँ पे जब रैली थी तो लोगों में काफ़ी उत्साह था उनको सुनने के लिए कि आखिर अगर बीजेपी को मौका मिलता है सत्ता में आने के लिए तो क्या कुछ ओडिशा के लिए बदलाव लेकर आएगी। तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेडी और कांग्रेस को निशाना बनाया और खामियाँ दिखाई कि किस तरह से 19 साल की सत्ता के होने के बावजूद ओडिशा आज भी पिछड़ा हुआ माना जाता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। ओडिशा शहर के अंदर ही अगर हम बात करें तो कई ऐसी जगहें भी हैं जहां पे लोगों ने खुद हमें बताया कि कई ऐसी जगहें भी हैं जहां पे लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जिसे बीजेपी लेकर भी आगे जा रही है। बीजेडी की
खामियां दिखा रही है, कांग्रेस क्या कुछ अपने घोषणा पत्र में घोषित कर चुकी है और ओडिशा को क्या मिल पाएगा, उनसे क्या नहीं मिल पाएगा, ये उन्होंने आज यहाँ पे अपनी रैली में बताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब भी घोषणाएं की कि किस तरह से यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं ओडिशा के लोगों को जो मिलनी चाहिए थी, जैसे पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज, ये सब आज तक नहीं मिल पाई हैं। इन सब की बातें की, इन सब के बारे में यहाँ पे कई चीज़ें उन्होंने बताई कि नहीं मिल पाई हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद दावा भी किया, कई यहाँ पे नेता हैं जो दावा भी कर रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ज़रूर ओडिशा की तस्वीर बदलेगी। यहाँ पे जैसे कि विधानसभा चुनाव भी हैं तो कई मुद्दे हैं लोगों से जो सीधे तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जिससे लोग आज भी ओडिशा के लोग महरूम हैं। तो जो बीजेपी नेता हैं वो भी इन सब बातों को लेकर उनके आगे जा रहे हैं और ये उन्होंने दावा भी किया है। कई बीजेपी नेता ये बात का दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 147 सीट्स में से 120 सीटें वो जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना आंकलन किया है कि किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी जो है बीजेडी की, वो इस बार उनके कामयाब रहेगी। चलिए अनु, ये आपने बड़ी बात कही कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा उठाने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी अपने विकास के दावों और वादों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अनु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, भुवनेश्वर से वहां की स्थिति हमें बताने के लिए चुनाव से जुड़ी हुई। इधर बीजेपी स्थापना दिवस पर गांधीनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज अहमदाबाद में रोड शो किया। इसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़े। अमित शाह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बीते सप्ताह गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा है, जिसमें एनडीए के कई शीर्ष नेता भी उनके साथ शामिल हुए थे। इसे एनडीए के शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा गया था। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान जोरों पर है। प्रियंका गांधी ने फतेहपुर में रोड शो और नुक्कड़ सभा को संबोधित किया, साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो किसानों के लिए अलग किसान बजट पेश करेगी। कांग्रेस ने बिहार की 1 सीट समेत पंजाब की 3 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। यहां सिन्हा की चुनावी टक्कर भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से होगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में आज ही कांग्रेस की सदस्यता ली। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां हमीरपुर सीट से रामलाल ठाकुर को कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके अलावा बीजेपी ने भी अपने 24 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा से नाथन शाह को टिकट दिया है। नाथन शाह का मुकाबला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ से होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के फूलपुर से केसरी पटेल को टिकट दिया गया है। पार्टी ने इसके अलावा ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 1-1 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने विवेक साहू को उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्य के अलीद्वारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर साल 2014 में किए गए वादे को पूरा न करने का आरोप लगाया और ममता बनर्जी ने एनआरसी और नागरिकता विधेयक को बीजेपी के वैध नागरिकों को विदेशी बनाने की चाल करार दिया। उन्होंने लोगों से टीएमसी को जीत दिलाने की अपील की और दावा किया कि केंद्र में नई सरकार बनेगी तो टीएमसी की बड़ी भूमिका होगी। यूपी के कन्नौज से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने पर्चा दाखिल कर दिया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा नेता राम गोपाल यादव, जया बच्चन और बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्र भी मौजूद थे। नामांकन से पहले उन्होंने बीजेपी को घेरा और कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है।
बीजेपी अपने जो वादे किए थे पूरे कर तो पा ही रही है, ना लोगों को, ना नौजवानों को रोजगार दे पाई है, ना किसानों को उनकी उम्मीद के अकॉर्डिंग उनकी आय दुगनी कर पाई है, और ना ही महिला सुरक्षा दे पाई है। तो ऐसे इश्यूज़ हैं और ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी अब सेना का इस्तेमाल कर रही है, जो सरासर गलत है। दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज अमरावती में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें किसानों के लिए कई वादे किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जाएगा। बिना किसी सीमा के किसानों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। सिंचाई योजनाओं के विकास के साथ सिंचाई के लिए मुफ्त 12 घंटे बिजली का वादा भी किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन पात्रता आयु 65 से घटकर 60 साल करने के साथ इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का वादा भी किया गया है। భోగాపురం పైన ఒక ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్. రాయలసీమ విల్ బి డిఫరెంట్ ఆల్ టుగెదర్. బ్యూటిఫుల్ రోడ్స్ కనెక్టింగ్ బెంగళూరు, కనెక్టింగ్ హైదరాబాద్, కనెక్టింగ్ అమరావతి, కనెక్టింగ్ చెన్నై, అక్కడి నుంచి కనెక్టింగ్ ఆల్ పోర్ట్స్. इसके अलावा आंध्र प्रदेश को हॉर्टिकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के विजन के साथ हर मंडल और शहरी केंद्रों पर औद्योगिक पार्कों की स्थापना की घोषणा पत्र में बात कही गई है। साथ ही चंद्रन्ना बीमा योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मुआवजा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का वादा भी किया गया है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। उधर वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भी इस मौके पर आज अपना पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें सरकार ने आने पर अगले 5 साल में गरीबों के लिए 20 लाख घर बनाने का वादा किया है और साथ ही घर के लिए सस्ता लोन देने की बात भी घोषणा पत्र में कही गई है। इसके अलावा रेड्डी ने आरोग्यश्री योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा उपचार का वादा भी किया है और इसके अलावा असामयिक मौत होने पर 1 लाख रुपए का बीमा कराने का आश्वासन भी दिया गया है। इसके अलावा वाईएसआरसीपी ने कई और भी चुनावी वादे इस बार किए हैं। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी से मौजूदा सांसद वीके सिंह एक तरफ जहां जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं सपा बसपा आरएलडी गठबंधन उम्मीदवार समीकरणों को अपने हक में बता रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चुनावी पारा उफान पर है। ये सीट वीआईपी सीटों में शामिल है। पूर्व सेनाध्यक्ष और केंद्र में मंत्री जनरल वीके सिंह एक बार फिर इस सीट से मैदान में हैं। 2014 में इस सीट से उन्होंने बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। वीके सिंह का कहना है कि गाजियाबाद में कनेक्टिविटी बेहतर करने समेत कई विकास कार्य हुए हैं। 2014 के अंदर सबसे बड़ी समस्या गाजियाबाद के अंदर थी नेशनल हाईवे 24। जहां मैं गया, साहब हमें और कुछ नहीं चाहिए, नेशनल हाईवे 24 का चौड़ीकरण करा दीजिए। सो आई टोल्ड देम आई विल डू 24, आई विल आल्सो लुक एट 58, आई विल आल्सो लुक एट द सहारनपुर वन। गाजियाबाद लोकसभा सीट 2008 में हुए परसीमन के बाद से ही अस्तित्व में आई है। पिछले 2 चुनाव में यहां बीजेपी को जीत मिली। 2009 में यहां से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जीत दर्ज की थी। इस बार सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व विधायक सुरेश बंसल अपनी दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। हमने इस गढ़ को तोड़ा था और बसपा के 4 विधायक इस गाजियाबाद जनपद से बने थे और आज तो हम 3 दल का एक संगठन है, सपा बसपा लोक दल। इनका आप वोटों को यदि जोड़ेंगे तो 70% वोटें हमारी बनती हैं। कांग्रेस भी यहां अपना दमखम दिखा रही है। 2014 में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर चुनाव लड़ चुके हैं।
यहाँ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी की उम्मीदवार डॉली शर्मा के पक्ष में प्रचार कर चुकी हैं। सपा बसपा तो छोड़िए, जो सत्ता में थे वो नहीं पहुंचे। अगर किसान की, मजदूर की, गरीब की, युवाओं की, मरते हुए बच्चों की और अगवा होती हुई लड़कियों की किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने उठाई है। आज सब समझ चुके हैं, समझदार हैं, उन्हें पता है कि उन्हें आगामी 11 तारीख को क्या करना है। गाजियाबाद में एक तरफ जहां बड़ी तादाद में शहरी आबादी है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र भी काफी बड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास तो हुआ है, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। अच्छे किए, जैसे कि रोड है, लाइट है, ये थोड़ी गुंडागर्दी हुई, थोड़े अंकुश लगा है। विकास के लिए सड़क वड़क हमारी टूटी पड़ी है, लोनी की, ये सब अच्छा काम, तोड़ फोड़ जो सही होगी आगे। अब विकास जो काम रुके हुए हैं वो अब जैसे दोबारा सरकार बने तो जो रुके हुए काम वो फिर दोबारा चालू होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद सीट बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ पहले चरण में मतदान होना है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। गाजियाबाद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। पिछले कई सालों से बीजेपी का गढ़ रहे गाजियाबाद में इस बार राज्य में नए उभरे सियासी समीकरणों का कितना असर पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, गाजियाबाद। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो चुनावी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस चुनाव में जो वादे किए जा रहे हैं, सरकार बनने पर उनके अमल पर नजर रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। भारत को ऐसा देश बनाएंगे जहां सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। सरकार के शब्दों और कर्मों में फर्क नहीं होना चाहिए। सोनिया गांधी दिल्ली में कांग्रेस के जन सरोकार 2019 कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि भारत को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश के सभी नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो, जो अपने संकल्पों के प्रति गंभीर और कामकाज में निष्पक्ष हो। हमें अपने संविधान के समावेशी, सेक्युलर और उदार भावना को फिर से बहाल करना है। जो देश के सभी नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो, जो अपने संकल्पों के प्रति गंभीर और अपने कामकाज में निष्पक्ष हो। हमें अपने संविधान की समावेशी, सेक्युलर और उदार भावना को फिर से बहाल करना है। संविधान में जिस बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी है, उन्हें फिर से स्थापित करना होगा।